अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दूसरे के साथ शेयर और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। देखिए मैंने वॉच लगाई आप लोगों को दिखाने के लिए। तो आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। गाइस, वीडियो का टाइटल है व्हाई यूपीआई नीड्स टू रिप्लेस स्विफ्ट, रशिया वर्सेस यूक्रेन, अभी एंड न्यू। वेस्ट ने रशिया के साथ जंग शुरू कर दी, लेकिन हथियारों से नहीं, फाइनेंस। स्विफ्ट से रशियन बैंक्स को कट ऑफ कर दिया है। यहाँ तक मास्टरकार्ड और वीसा ने भी कहा है कि वो रशिया में ऑपरेट नहीं करेंगे। अब रशिया इंटरनेशनल पेमेंट्स कैसे रिसीव करेगी, बाहर से चीजें कैसे खरीदेगी, इस बात ने रशिया में एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। लेकिन ये प्रॉब्लम भारत के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकता है। कैसे? इन 3 अक्षरों से, यूपीआई। आज इस वीडियो में जानते हैं कि यूपीआई भारत को ग्लोबल लेवल पर कैसे हेल्प कर सकता है। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये वर्ल्ड पीस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? चलिए समझते हैं। लेकिन ये स्विफ्ट है क्या? स्विफ्ट यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस। अगर आज आपको इंटरनेशनली पैसे ट्रांसफर करने हैं तो प्रोसेस काफी आसान है। आप किसी भी बैंक में जाकर या फिर ऑनलाइन एक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और कुछ ही समय में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं किसी भी देश में। ये सब पॉसिबल होता है स्विफ्ट की मदद से। स्विफ्ट एक इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम है जो पूरी दुनिया के 200 देश और 11,000 बैंक्स को जोड़ता है। 2021 में 4 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हर दिन स्विफ्ट ने हैंडल किए हैं। ये सिस्टम पैसे ट्रांसफर नहीं करता, पैसे बैंक्स ही ट्रांसफर करती है। लेकिन ये कम्युनिकेशन सिक्योरली कैसे हो सकता है, ये प्रॉब्लम स्विफ्ट सॉल्व करता है। 1973 से स्विफ्ट बैंकिंग के लिए पोस्टमैन का काम कर रहा है और पूरी दुनिया में यूएस डॉलर की पावर बनाए हुए। कहने जाए तो स्विफ्ट एक इंडिपेंडेंट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन एक्चुअली इसे यूएसए और यूरोपियन यूनियन कंट्रोल करते हैं। आज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पर स्विफ्ट की मोनोपोली चलती है। जब भी कोई देश वेस्टर्न आइडियाज को चैलेंज करता है तभी उसे स्विफ्ट के सिस्टम से बाहर निकाल दिया जाता है। इससे उन कंट्रीज की इकोनॉमी पर डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। मार्च 2012 में यूएस ने ईरान के साथ यही किया। इसकी वजह से ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स आधे से भी कम हो गए। नॉर्थ कोरिया भी स्विफ्ट नेटवर्क से बाहर है फॉर ऑब्वियस रीजंस। थिंक अबाउट इट। जस्ट बिकॉज आप एक देश के लीडर के पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से मैच नहीं करते तो आप उस देश के पूरे पॉपुलेशन को पूरे वर्ल्ड के फाइनेंशियल सिस्टम से कट ऑफ कर देंगे। ये एक ऐसा लॉजिक। इससे उनकी लाइफ कैसे सुधरती है, इससे वहाँ की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में चेंज कैसे आता है। इट्स सो आयरॉनिक। यूएस है तो डेमोक्रेसी, लेकिन आज अमेरिका इतना पावरफुल बन गया है कि दुनिया में एक बुली जैसे बिहेव करता है। क्या सही क्या गलत खुद डिक्टेट करता है। इतना ज्यादा पावर एक देश के पास होना वर्ल्ड पीस के लिए डेंजरस है। अब रशिया के कई बैंक्स को स्विफ्ट से बाहर कर दिया है, यानी रशियन बैंक्स का बाकी दुनिया के बैंक से जो कनेक्शन था वो तोड़ दिया गया। रशियन एंटिटीज फॉरेन बैंक से $121 बिलियन लोन के तौर पर लिए बैठी। लॉजिकली सोचिए, क्या ये सारी बैंक्स इतने सारे पैसे को टाटा कह देगी जस्ट बिकॉज उन्हें पुतिन के अग्रेशन से प्रॉब्लम है? एब्सोल्युटली नॉट। रशिया यूरोप और पूरी दुनिया को ऑयल और नेचुरल गैस सप्लाई करता है। वैसे ही भारत में आने वाली 50% से ज्यादा वेपन्स रशिया से आते हैं। इन सारे प्रॉब्लम्स का कोई ना कोई सोल्यूशन लोग जरूर ढूंढने वाले हैं। स्विफ्ट ना होने की वजह से एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है। दैट्स व्हाई दिस वैक्यूम नीड्स टू बी सॉल्व्ड, क्योंकि इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर होगा। एंड दिस इज वेयर इंडियाज फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कम्स इन। कोविड से ज्यादा तेजी से अगर भारत में कुछ फैला है तो वो है यूपीआई। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। आज कॉफी से लेकर कॉफी बनाने वाली कंपनी के स्टॉक्स तक में सब कुछ एक क्लिक से खरीद सकता हूँ यूपीआई के थ्रू, और वो भी 0 चार्जेस के साथ। यूपीआई की वजह से हमने ऑलरेडी अमेरिका और चाइना को डिजिटल ट्रांजैक्शंस में पीछे छोड़ दिया, और अब तो यूपीआई बिना इंटरनेट के भी काम कर सकता है। यानी आने वाले टाइम में यूपीआई से देश का हर नागरिक डिजिटल पेमेंट करने में आत्मनिर्भर होने वाला है। एस्टिमेट्स कहते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में यूपीआई $1 ट्रिलियन का आंकड़ा क्रॉस करने वाला है। फरवरी के एक महीने में 8 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शंस यूपीआई ने हैंडल किए। सिर्फ 6 सालों के अंदर 300 से ज्यादा बैंक्स यूपीआई में शामिल हैं, और ये नंबर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यूपीआई क्या है और कैसे काम करता है, इस पर हमने डिटेल में एक वीडियो बनाया है, इसे आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन क्या यूपीआई इंटरनेशनली पॉसिबल है? ऑफ कोर्स। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने पिछले ही महीने में बताया कि भारत में कमाल करने के बाद नेपाल ने भी यूपीआई को अपनाया। नेपाल और भारत काफी मायने में भाई भाई। वहाँ के लोग यहाँ के लोग वहाँ आते जाते रहते हैं। इट मेक्स परफेक्ट सेंस टू हैव फाइनेंशियल टाइज एज वेल। अब आप नेपाल से भारत और भारत से नेपाल P2P पेमेंट्स यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। इससे नेपाल के बिजनेसेस को भी हेल्प होगी। और बात सिर्फ नेपाल की नहीं है, सिंगापुर में यूपीआई और पे नाउ सिस्टम्स कनेक्ट हो रहे हैं, जिससे एक क्यूआर कोड स्कैन करके आप अपने बैंक से डायरेक्टली पेमेंट कर पाएंगे। इससे टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो पहले 5% हुआ करती थी वो कम होकर अब 2% हो जाएगी। भूटान में भी मर्चेंट आउटलेट्स पर यूपीआई एक्सेप्टेड है।
यूएई के माशरेक बैंक के साथ एक पार्टनरशिप के थ्रू इंडियन विजिटर्स यूएई में भी यूपीआई के थ्रू पेमेंट्स कर सकते हैं। इसी के साथ साथ 10 अलग अलग देशों में यूपीआई के थ्रू पेमेंट्स एनेबल करने की बात जारी है। यानी पहली बार इतने बड़े लेवल पे इंडियन टेक्नोलॉजी भारत का नाम रोशन करने वाली है। दिस इज अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरी इंडियन। ओवरऑल भारत एक अग्रेसिव देश नहीं है। आज तक भारत ने किसी भी देश पर पहले कभी अटैक नहीं किया है। ये ट्रैक रिकॉर्ड इंडियन ड्रिवन टेक्नोलॉजी के लिए एक काफी अच्छा माहौल क्रिएट करता है। सी, हम एक कनेक्टेड दुनिया में रहते हैं। आज ही खबर आ रही है कि रशिया पर सैंक्शंस लगने के बाद यूएस में पेट्रोल के प्राइसेस 150 रुपीज पर लीटर तक पहुंच चुके हैं। यानी इम्पैक्ट यूएस सिटीजन पर भी हो रहा है। आज के वर्ल्ड में हमें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो पॉलिटिकल क्राइसिस के समय एक अग्रेसिव स्टैंड लेकर एक फाइनेंशियल क्राइसिस ना क्रिएट कर बैठे। बट हमें स्पीड बढ़ाने की जरूरत, ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल बैंक्स को ऑनबोर्ड करने की जरूरत, बिना हथियार उठाए सुपर पावर बनने का यही तरीका। सी, भारत ऑफिशियली रशिया यूक्रेन मुद्दे पर न्यूट्रल रहा है, जिसे वेस्टर्न मीडिया ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया। लेकिन जरा आप ही सोचिए कि वर्ल्ड फाइनेंस की डोर किसके हाथ होनी चाहिए, एक बायस देश की या अनबायस देश? हमें अल्टरनेटिव्स क्रिएट करने की जरूरत है, ऐसे अल्टरनेटिव्स जो बायस ना हो। बिकॉज रिमेंबर, when the game is as stupid as war, the only winning move is not to play। और यही सिंपल सी बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। जी जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। और इस वक्त जो रशिया के हालात चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन है रशिया की इकोनॉमी को लेके बात कर रहा हूँ। जबकि रशिया में जंग नहीं हो रही, जंग यूक्रेन में हो रही है। ये बात हमें सबसे पहले तो सीखनी चाहिए कि अगर आपके देश में जंग नहीं होती, अगर आप जंग का हिस्सा हैं, तो आप पर भी फ़र्क पड़ता है। इस वक्त रशिया से पूरी दुनिया, यूरोपीय यूनियन कट रही है। और सबसे मेन चीज़ जो एक कोड है स्विफ्ट, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के साथ लेन देन किया जाता है, तो रशिया को उसके साथ कट कर दिया गया है। अच्छा, इसके साथ साथ मतलब काफ़ी देशों में रशिया का लेन देन था, तिजारत थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट था। तो एक कोड है, ये जो स्विफ्ट है ये पैसे ट्रांसफ़र नहीं करता। एक पूरी दुनिया के जो आपस में बैंक्स होते हैं उनको एक कोड वर्ड के थ्रू कनेक्ट करता है। एक पोस्टल कोड होता है जो एक ज़िम्मेदारी होती है, एक सेफ्टी पैसों की ट्रांजैक्शन का एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है। लेकिन इसका कंट्रोल यूरोपीय के मुल्कों के पास है, यूएसए के पास है। तो जिसकी वजह से जो भी देश उनकी चीज़ों पे मनमानी पे पूरा नहीं उतरता या फिर उनकी नहीं मानता, तो एक तरह से एक दादागिरी समझ लें, एक बदमाशी समझ लें। ये तो गुंडागर्दी हुई ना मेरे हिसाब से, क्योंकि आप देखें तो अमेरिका और रशिया की जंग तो नहीं हो रही, ठीक है। स्विफ्ट अगर अमेरिका के ज़ेरे असर है, ये कह सकते हैं, या यूरोपियन यूनियन के ज़ेरे असर है, और दो देशों की लड़ाई हो रही है जिसमें वो एक को सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने देखा है कि अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि रशिया अमेरिका से भिड़ा हुआ है। रशिया तो यूक्रेन से लड़ा है, और जो भी है वो यूक्रेन उसी का हिस्सा था और बाद में अलग हो गया, जो भी मामला थे उनके। तो ये कहाँ की गुंडागर्दी है कि आप उसको बिल्कुल ही कट ऑफ कर दो, रशिया को कट ऑफ कर दो। इसका मतलब ये है कि अथॉरिटीज़ ऐसे लोगों के हाथों में हैं जो बिल्कुल गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, जो सही गलत अपने हिसाब से तय कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा मेरे हिसाब से डेंजरस है। जैसे कि उन्होंने बताया, ईरान के साथ भी ऐसा किया उन्होंने, कोरिया के साथ भी ऐसा किया, और अब रशिया के साथ ऐसा किया है। दूसरी चीज़ जो काबिल गौर है वो ये है कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था यूपीआई के बारे में, कि कुछ लोग कह रहे थे कि अगर उसको स्विफ्ट से निकाल दिया गया है रशिया को, तो उन्हें यूपीआई ले लेना चाहिए, उस सिस्टम के ऊपर अमल दरामद करना चाहिए। तो उन्होंने जवाब दिया था कि यूपीआई इतना ईजी नहीं है, कहना बहुत आसान होता है लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। और यूपीआई सिस्टम लाने के लिए भी ऐसा नहीं है कि 1-1.5 महीने में एप्लीकेबल हो जाएगा, इसमें टाइम लग जाएगा, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। तो जहाँ तक मैं इंडिया को समझ पाई हूँ, मैं अपने थॉट्स बताऊँ या मैं अपना एक ओपिनियन बताऊँ, कि टफेस्ट टास्क को अगर करना चाहे तो इंडिया करके दिखा देता है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाए तो वो इंडिया है। और बुरे वक्त में सबसे बड़ी चीज़ जो है, बुरे वक्त में किसी के बहुत ज़्यादा गंभीर हालात में काम आए तो वो इंडिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया यकीनन, जब बातचीत हो रही है, वीडियोस बन रही हैं, लोग इसका तबसरा कर रहे हैं, तो यकीनन मुझे लग रहा है यूपीआई आएगा और ग्लोबली आएगा। जैसे कि बहुत सारे कंट्रीज़, थाईलैंड, मैंने थाईलैंड का नाम पढ़ा, सिंगापुर का नाम पढ़ा, नेपाल ऑलमोस्ट आ चुका है। तो इन कंट्रीज़, यूएई के साथ भी एक प्रोजेक्ट में हो रहा है यूपीआई के थ्रू ट्रांजेक्शन वगैरह जो भी है।
तो ये मुझे लग रहा है कि ग्लोबली यूपीआई आने वाला है, और ये जो स्विफ्ट का एक ठप्पा, स्विफ्ट का एक जो शील्ड बन गई है ना लोगों पे, दूसरे डिफरेंट कंट्रीज़ पे उनके जब भी वो चाहते हैं उनको कट ऑफ कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, अपनी दादागिरी, अपनी गुंडागर्दी जो दिखाते हैं, मैं गुंडागर्दी कहूँगी इसे, दादागिरी कहूँगी इसे, तो ये वाली चीज़ खत्म हो जाएगी काफ़ी हद तक। और यूपीआई जब आएगा तो, और ऑब्वियस सी बात है कि मैंने इंडिया को देखा है, जैसे कि इसमें भी उन्होंने मेंशन किया कि कभी वो पहल नहीं करता, कभी वो जंग और इन चीज़ों के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, अमन और अमान सुकून चाहता है। तो इंडिया अगर यूपीआई ग्लोबली लाता है तो इन चीज़ों से काफ़ी हद तक कंट्रीज़ बच जाएंगे कि वो किसी के फेवर में नहीं बोलेगा, वो किसी के अगेंस्ट होकर ये नहीं करेगा कि कट ऑफ कर देगा उसे, जैसे कि ये दादागिरी दिखा रहे हैं वैसे इंडिया नहीं दिखाने वाला। तो मैं तो इस चीज़ को बहुत सपोर्ट करूँगी कि इस पर काम होना चाहिए और इस सिस्टम को पूरे ग्लोबली, पूरे दुनिया में, पूरे आलमी तौर पर एप्लीकेबल करना चाहिए, इस सिस्टम को लाना चाहिए। अच्छा, ना सिर्फ ये वाली पाबंदी लग रही है रशिया पे लगाई है, बल्कि जहाँ जहाँ जो हो सकता है रशिया पे पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। मिसाल के तौर पे मैंने सुना है कि जो भी अमीर तरीन बिलियनियर हैं रशिया के, जो बाहर कंट्रीज़ में उनकी शिप्स हैं, उनकी जायदादें हैं, उनके यार्ड्स हैं, वो सब भी ज़ब्त कर लिए गए हैं, उन पे कब्ज़ा कर लिया गया है। यानी कि अगर फ्रांस में अगर किसी का कोई शिप है, वो रशिया का बिलियनियर बंदा है, उसका यार्ड वहाँ पे ज़ब्त कर लिया गया। और इसके अलावा रशिया की जो करेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा नीचे आती जा रही है, 160-170 तक पहुँच गई है $1 के मुकाबले में। लोगों के पास नोट तो है रशिया में, उस नोट की वैल्यू ख़त्म हो चुकी है, गिर रही है, तो लोगों ने फटाफट नोट निकालना शुरू किए क्योंकि उसकी वैल्यू गिरती जा रही है, तो उसको चीज़ों में कन्वर्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे कि आज हम एक नोट निकाल के रशिया का 10,000 5,000 निकाल के एक अच्छा सा मोबाइल लेके रख लेते हैं, उस मोबाइल की वैल्यू तो रहेगी, वो मोबाइल तो मोबाइल है, उसकी वैल्यू नहीं गिरेगी, नोट की वैल्यू गिर जाएगी। तो लोग इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। बैंकों के बाहर लाइनें लगी हुई हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे बैंक कैसे काम करते हैं? बैंक ऐसे काम करता है कि लोग पैसे डलवाते भी हैं, निकालते भी हैं, डलवाते भी हैं, निकालते भी, तो बैलेंस रहता है। अब पूरा कंट्री बैंक से पैसे निकालने में लग जाए तो बैंक के पास इतने पैसे नहीं होते, अगर सारे ही निकालने वाले जमा हो जाएं एक साथ ही। तो इस वक्त रशिया की बहुत ही बुरी कंडीशन है। लेकिन मैं एक चीज़ और समझता हूँ कि रशिया ने अपने हालात, ये सारी चीज़ें करने से पहले कुछ ना कुछ मामलात को देखा होगा, समझा होगा और हर चीज़ के लिए तैयार होगा। बैंकिंग का जो ट्रांजैक्शन का सिस्टम है, इसको भी उसने देखा होगा। कोई ना कोई उसने अपनी चीज़ें एक इन फ्यूचर के लिए अपना बैंक और बैलेंस बचा के रखा होगा कि हम पे पाबंदियाँ भी लगेंगी, हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स भी होंगी। पूरी दुनिया को काफ़ी दुनिया को गैस रशिया फराहम कर रहा है और पेट्रोल का भी मामला है। लेकिन ये कि अब एंड क्या होता है, कहाँ पे खड़े होती है दुनिया, कहाँ पे दुनिया जाती है। यूपीआई का जहाँ तक मामला है तो एक इन दोनों की तरफ से, अभी और नहू की तरफ से एक आइडिया है, एक सोच है कि या तो थोड़ा सा और इस यूपीआई और तेज़ी से बढ़ रहा होता तो आज इस कंडीशन में होता कि फ़ौरन ही ये उसका रिप्लेसमेंट होता। अच्छा, लेकिन ये बहुत दूर है अभी ये बात। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि ऐसी बातें हो रही हैं। जब वीडियोज़ में जिक्र हो रहा है, किसी ने प्रॉपर वीडियो बनाए, उन्होंने तो सिर्फ यूपीआई पे ही बनाए। दूसरी वीडियो में हमने ये सुना था कि वो बताते चले गए कि लोग यूपीआई का कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, तो इतनी जल्दी हो नहीं सकता, यानी कि बातें हो रही हैं, आइडियाज़ दिए जा रहे हैं, सोच विचार चल रहा है। और दूसरी बात मैं ये सोच रही हूँ कि रशिया ने मामला तो बहुत अच्छे करे थे अपने, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये वाली जो चीज़ है ना, स्विफ्ट वाली, जब से उसको कट ऑफ किया है, तो मैंने खुद प्रीवियस वीडियो में देखा था कि वो बिल्कुल बंद कर रह गया है। यानी कि कंट्री के अंदर की ट्रांजैक्शन कर पा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो कंट्री के बैंक से वो कर पा रहे हैं, लेकिन आउट ऑफ द कंट्री, जैसे कि अगर वो कुछ ट्रेड करता है, कोई चीज़ देता है इंडिया को, फॉर सपोज वो कुछ एक्सपोर्ट करता है, तो कैसे होगी ट्रांजैक्शन, किस तरीके से होगी? तो इस मामले में वो फंस चुका है। अच्छा, मैंने देखा कि वैसे तो वॉर के जो भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं हमेशा बुरे ही होते हैं, लेकिन मैंने देखा यूक्रेन और रशिया जब से भिड़े हैं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया के सामने आई हैं पॉजिटिव। जैसे कि स्टील के बारे में हमने सुना, इंडिया अपनी मार्केट बढ़ा सकता है, स्टील बहुत ज़्यादा रशिया से, यूक्रेन से ज़्यादा था, तो अब इंडिया भी आ सकता है इस मैदान में। पहले भी करता होगा एक्सपोर्ट, लेकिन बल्क में और ज़्यादा और मज़ीद बढ़ा सकता है अपनी मार्केट को। वीट के बारे में हमने सुना था वीडियो में कि यूक्रेन सबसे ज़्यादा वीट यूक्रेन से ज़्यादा था, लेकिन अब इंडिया अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा सकता है। इसी तरह अब हम यूपीआई को भी देख रहे हैं कि इंडिया चाहे तो
काम करे। आप सही कह रहे हैं, टाइम तो लगेगा, लेकिन अभी से स्टार्ट करेगा, स्पीड बढ़ाएगा तो यकीनन ये भी एप्लीकेबल हो पाएगा। तो इन अपॉर्चुनिटीज़ को कहीं ना कहीं मुझे लगता है ज़ाया नहीं जाने देना चाहिए, रायगा नहीं जाने देना चाहिए। मेहनत करके, अनथक मेहनत करके इसको अपने काम में लाना चाहिए, ताकि ये जो मौका मिला है इंडिया को सुपर पावर बनने का, और बिना किसी जंग के, बिना किसी फसाद के, तो ये चीज़ ज़ाया ना हो जाए, इसको हम काम में ले आएँ किसी ना किसी तरह। अच्छा, ये एक हमारे लिए इशारा है स्विफ्ट वाला। इस तरह से पूरी दुनिया की छोटी छोटी चीज़ ट्रांजिशन है, सिटी और लेवल और गली और मोहल्ले तक की जो ट्रांजिशन है, लेन देन है, बैंकिंग सिस्टम है, ख़रीदो फ़रोख्त है, हम ये चीज़ ख़रीद रहे हैं, हम वो चीज़ ख़रीद रहे हैं,